नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से और 3 पोस्ट की भर्ती निकल के आ रही है सामने। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार के तरफ से विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 325। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी इंक्वायरी करना है, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा 3 पोस्ट निकल के आ रहा है। पहला नंबर है मद्य निषेध सिपाही। इसका कार्य आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, और जान लेनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। इसका काम है मेरे दोस्त, जो आपके बिहार राज्य में शराब की तस्करी होता है या अवैध व्यापार होता है, उसके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं। समझ गए। कक्षपाल वो हो जाता है कारा एवं जो कैदियों सबके लिए, समझ रहे हैं ना, कैदी सबके लिए। जैसे कुछ भी हो, बिहार सरकार में पूरे राज्य के भीतर जितने भी जेल और सुधारात्मक जितने भी गतिविधि है, उसका देख रेख जिम्मेदार कक्षपाल का होता है। ठीक है। चलन दस्ता सिपाही, आपको एक बाइक दे दिया जाएगा और आपको भ्रमण करने के लिए जो भी आपराधिक घटना है उसको रोकने के लिए। ठीक है। तो उसके नियुक्ति सूचना के लिए हम लोग जानेंगे 3 पोस्ट पे, तीनों के लिए क्या एलिजिबल है, क्या एज रहने वाला, ए टू जेड आप लोग सेशन पे बनाइए। सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलते हैं, अब पता करते हैं ऑनलाइन डेट कब तक है आपका। तो 6 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन जारी है मेरे दोस्त। 6 अक्टूबर से ऑनलाइन जारी है और 5 नवंबर तक आपका ऑनलाइन चलेगा। तो इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिएगा, कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ से आप विचार कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, उस टॉपिक को हम लोग हाईलाइटेड करेंगे। जो आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है उसे मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त टाइम बहुत ही आप लोग के लिए कीमती समय है। तो इधर उधर बर्बाद ना करके अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब पद की बात कर लेते हैं, आखिरकार कौन से पद पर निकल कर 3 पोस्ट आप लोग को बता दिए। एक है मद निषेध सिपाही, दूसरा है कक्षपाल, तीसरा है चलन दस्ता सिपाही। ठीक है। वेतनमान बात कर लेते हैं। मद निषेध सिपाही की लेवल 3 का जॉब है मेरे दोस्त। टोटल 1603 वैकेंसी इसमें निकल के आ रहा है, जो काफी अच्छा खासा सीट है। ठीक है। कक्षपाल की तरफ ये भी लेवल 3 का पोस्ट है मेरे दोस्त। 2417 पोस्ट इसमें भी निकल के आ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है कक्षपाल में। ठीक है। चलन दस्ता सिपाही लेवल 2 का जॉब है मेरे दोस्त। इसमें मात्र 108, इसमें काफी संख्या में ही वैकेंसी कम आती है मेरे दोस्त। टोटल कुल वैकेंसी की बात करें तो 4128 टोटल कुल पोस्ट निकल के आ रहा है। समझ गए। अब चलते हैं आगे, इसका ब्यौरा ले लेते हैं आखिरकार इसमें क्या है। ये सीएन सब है, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसके लिए हाईलाइटेड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है। तो आप लोग निश्चित रहें, आप लोग को जो सवाल है ए टू जेड इस वीडियो में ए टू जेड सवाल आप लोग का हल हो जाएगा। ठीक है। रिक्तियां देख लेते हैं। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार, मद निषेध सिपाही लेवल 3 का पोस्ट है मेरे दोस्त। आप लोग जानते हैं लेवल 3 का जो आपका सैलरी होता है 21,700 से 69,100 के बीच रहने वाला है आपका। 1603 पोस्ट है। समझ गए। 1603 पोस्ट टोटल इसमें है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट निकल के आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये सिर्फ मद निषेध सिपाही की बात हो रहा है कैटेगरी वाइज। ठीक है। ए टू जेड एक एक पोस्ट पे हम लोग चेक करेंगे। देख लेते हैं यूआर के लिए। यूआर में टोटल ये आपका आरक्षित कोड है, जिसमें कि यूआर जिसमें जनरल कैटेगरी में आते हैं उसके लिए कोड 1 से डिनोट किया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये सब देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप के लिए ये सब जरूरी है। ठीक है। पदों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ ये मेन इंपॉर्टेंट है, कितना कुल पद निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। तो यूआर में टोटल 678 पोस्ट निकल के आ रहा है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 160, एससी में 242 सीटें निकल के आ रहा है। मद निषेध में ध्यान रहे 16 आपका एसटी का सीट निकल के आ रहा है। ईडब्ल्यूसी में 260, ईबीसी में सॉरी ईबीसी में 260, और बीसी में जिसमें 3 ट्रांसजेंडर सहित हैं टोटल 196 इसमें निकल के। बीसीडब्ल्यू में 51 सीटें, टोटल 1603 सीटें निकल के इसमें आ रहा है। ठीक है। बाकी बात करेंगे महिलाएं, जो कि बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, उसको 35% आरक्षण देने का वादा किया है। तो इसमें जो भी आरक्षण 35% महिलाएं हैं, टोटल आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में। यदि महिलाएं हैं तो आपके लिए ये पोस्ट है। ठीक है। और बाकी जो भी बिहार सरकार के मूल निवासी स्वतंत्रता सेनानी में योगदान दिए हैं, चाहे उनके दादा हो परदादा हो, तो उनके लिए 32 सीट आरक्षित है। समझ गए। नोट्स में बात कर लेते हैं। स्तंभ 5 और 6 की संख्या स्तंभ 4 में सम्मिलित है। समझ गए क्या बोलना चाह रहा है कि स्तंभ 5 और 6 ये दोनों की संख्या 4 में ऑलरेडी इंक्लूड है मेरे दोस्त। तो ये सब वैकेंसी को आप अलग से काउंट नहीं कीजिएगा, ये सब इसमें इंक्लूड है। समझ गए। इसका कहने का मतलब साफ है। अब चलते हैं दूसरा नंबर। पहला नंबर तो हम देख लिए मद निषेध में कितना सीटें हैं, क्या होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरा नंबर कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। कारा सुधार सेवाएं निरक्षालय गृह विभाग के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त कक्षपाल। ठीक है। इसका वेतन बात कर लेते हैं। वही है लेवल 3 का जॉब है, तो वेतन आपका वही रहने वाला है। 2417 टोटल पोस्ट यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी क्या रहने वाली है। ठीक है।
सबसे पहले तीन कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। ये तो आपका आरक्षित कोटि है, ठीक है, ये सीधी भर्ती है जो नॉर्मल सब स्टूडेंट जो भी है वो भर सकते हैं। ये गृह कोटे के लिए जो होम गार्ड के लिए वो आरक्षित इसमें है। ये भूतपूर्व सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है ये इसके लिए आरक्षित कोड है। कुल पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, बैकलॉग पदों की संख्या यहाँ देख सकते हैं आप। और बिहार मूल निवासी महिलाओं के लिए ये तो आप जानते हैं। तो बात करते हैं यूआर के लिए, सीधी भर्ती में 337 निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। आप यदि होम गार्ड के लिए या भूतपूर्व सैनिक या आप बैकलॉग पदों के लिए देखना चाहते हैं तो आप अपनी कैटेगरी वाइज में देख सकते हैं। हम टोटल यहाँ फुल पोस्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जो कि फुली भर्ती है तो सीधी भर्ती है, ठीक है। तो यूआर के लिए 337 पोस्ट निकल के आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 84 पोस्ट निकल के, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 218 पोस्ट टोटल इसमें देखने को मिल रहा है। एसटी की बात करें तो टोटल 21 पोस्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है। ईबीसी की बात करें तो टोटल 42 सीटें यहाँ से देखने को मिल रहा है सीधी भर्ती में, ठीक है, समझ गए। और बीसी की ओर चलते हैं, टोटल 147 सीट है। बीसीडब्ल्यू सॉरी माफ कीजिएगा, आपके लिए इसमें 0 सीट है, ठीक है। टोटल 848 सीधी भर्ती है जो नॉर्मल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पास 715 एक ऐसी वैकेंसी है जो होम गार्ड के लिए है। 853 जो आप पूर्व सैनिक है उसके लिए। टोटल 2417 बैकलॉग के लिए 164 आप देख सकते हैं। और ये जो आपका है मेरे दोस्त 781 ये किसके लिए था, महिलाओं के लिए ही था ना, तो ये 35% महिलाओं के लिए था, ठीक है। तो कक्षपाल में जो भी आपका कैटेगरीज है उस कैटेगरीज को हाईलाइटेड करके आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हो गया ये। और ये भी ध्यान दीजिएगा 8, 9, 10 संख्या साथ में सम्मिलित है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, 8, 9, 10 संख्याएं यानी 8, 9, 10 संख्याएं टोटल पोस्ट में इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा, फिर से वही बात बोला है कि ये सबको आप अलग से काउंटिंग नहीं कीजिएगा, ये सब ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, समझ गए। चलते हैं अब तीसरा नंबर जो एक लास्ट बचाता है मेरे दोस्त, परिवहन विभाग के अंतर्गत वो आता है चलन दस्ता सिपाही रिक्त पदों लेवल 2 का पोस्ट है। 19,900 से 63,200 फुल पोस्ट इसमें से निकल के आ रहा है, ठीक है। टोटल 100 सॉरी माफ कीजिएगा 19,900 से 63,200 इसका बेसिक पे है सैलरी। 108 टोटल सीटें इसमें निकल के आ रहा है। इसका कैटेगरी वाइज देख लेते हैं क्या वैकेंसी निकल के आ रहा है, ठीक है। यूआर के लिए देख लेते हैं, कुल पदों की संख्या यूआर में 56 निकल के आ रहा है इसमें से, ठीक। ईडब्ल्यूएस में 9 सीटें निकल के आ रहा है। एससी में 22 सीटें हैं, आपका एसटी में 3 सीटें हैं और ईबीसी में 5 सीटें हैं। बीसी माफ कीजिएगा आपके लिए सीट इसमें नहीं है। और जो भी पिछड़े वर्ग महिलाएं हैं उसके लिए 13 सीटें हैं बीसीडब्ल्यू के लिए, ठीक है। ये आपका बिहार के मूल निवासी जो है 35% आरक्षण दावा करने वाले, तो अपना वैकेंसी यहाँ कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए इसमें 2 सीट रिजर्व है, टोटल 160 सीट है। वही बात बोला गया 5, 6 में 4 में सम्मिलित है। ये 5, 6 जो है 4 में ऑलरेडी सम्मिलित है। अब चलते हैं आगे, जो महत्वपूर्ण है आखिरकार एज क्या रहने वाला, एग्जाम कैसा होने वाला, क्या नंबर, पीटी का नंबर भी जुटेगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग बने रह जाइए लास्ट तक, ठीक है। लिखित परीक्षा के पूर्व अधियासी प्राधिकारों से प्राप्त नई अधिसूचनाओं की शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने के बाद संख्या घट बढ़ सकता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त इसमें साफ साफ बोले जा रहा है कि यदि आपका फिर से सीट काउंटिंग हुआ, यदि सीट संख्या बढ़ाने की कोशिश हो जाए तो सीट संख्या बढ़ भी सकता है, ठीक है। यानी टोटल 8100 समथिंग कुछ पोस्ट है, इसमें से संख्याएं बढ़ भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं लेता है बिहार पुलिस, ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। आप में कोई भी इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया करना हो या कुछ भी करना हो तो इस लिंक पे आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन ना लें, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अप्लाई का, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से फुल नोटिफिकेशन आप लोग इजी वे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए, मतलब कौन कौन से लड़के इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्त, भारत का नागरिक आपको होना चाहिए, इंडियन सिटीजन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और आगे चलते हैं चलन दस्ता सिपाही, वही जो बाइक वाले पुलिस साहब जो थे, यदि उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए आप समझ जाइए एलएनबी आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए या एचएमवी ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास एलएमबी होनी चाहिए या आपके पास एचएमवी होनी चाहिए। 2 ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ एक पोस्ट में चलन दस्ता सिपाही में, जो कि टोटल 108 पोस्ट निकल के आ रहा था, ठीक है। इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अब शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं, क्या इसमें रहने वाला शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन क्या होनी चाहिए। कोटिवार यहाँ लोग आप लोग देख सकते हैं। गैर आरक्षित मतलब यू आर अनरिजर्व हो गया, पिछला वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए मेरे दोस्त। और सीना जो आपका चाहिए 81 सेंटीमीटर चाहिए बिना फुला के, और फुला के 86 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि आप बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर फुला के चाहिए, समझ गए।
5 सेंटीमीटर फुला के चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट इसमें चाहिए मेरे दोस्त, और 81 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए चाहिए, और 86 सेंटीमीटर सेम ऊपर वाला यूआर के कैटेगरी के समान है। वहीं बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए, मेल के लिए है, ध्यान रखिए आप, फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम सीना होनी चाहिए, और फुला के 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपके फुला के होनी चाहिए, ठीक है। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट, बहुत ही कम हाइट है, 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना इसमें लिया नहीं जाता है मेरे दोस्त, तो इसमें लागू नहीं है, ठीक है। साफ साफ इसमें नोटिस में बोला गया है कि आपको फुला के 5 सेंटीमीटर सीना फुला के चेक किया जाएगा, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए। जो भी महिलाएं की वजन 48 किलो से ऊपर है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यदि 48 किलो से वजन कम है आपका तो आप, सॉरी माफ कीजिएगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, ठीक है। बात करते हैं ट्रांसजेंडर के लिए, वो सेम महिला का जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ट्रांसजेंडर का भी प्रक्रिया वैसा ही होगा, जैसे कि सीना नहीं माना जाएगा, मतलब जो जो महिलाओं के लिए कैटेगरिया है उसी प्रकार ट्रांसजेंडर का कैटेगरिया आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं शिक्षित योग्यता, आखिरकार क्या है शिक्षित योग्यता, इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो मद निषेध सिपाही, चलन दस्ता सिपाही पद के लिए शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट आपका 10+2 यानी इंटर पास होनी चाहिए आपको, और बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड हो तथा निर्गत मुबली प्रमाण पत्र, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड तथा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित या अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी साफ साफ बोला जा रहा है आपका 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, या इसके समकक्ष कोई डिग्री है आपके पास तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप किस 12th पास किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं, ठीक है। तो जो जो इसमें दर्शाया गया, यदि इस बोर्ड से भी आप लोग हैं, मदरसा बोर्ड हो गया, ये सब हो गया, तो इसमें भी आप एलिजिबल फुल्ली, ठीक है। कक्षपाल के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो इसके लिए मेरे दोस्त आपको इंटर पास होनी चाहिए, 10+2 आपके पास होनी चाहिए, या इसके समकक्ष कोई पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी 12th पास पोस्ट के लिए आप हम लोग देख लिए यहाँ पे मद निषेध और कक्षपाल इंटर, और चलन दस्ता ये भी इंटर पास है, ठीक है। अब उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। मद निषेध सिपाही पद के लिए अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के आधारित किया जाएगा, समझ गए। यानी कि आपका जो भी 10th या 12th का मार्कशीट आप लगा रहे हैं 10th 12th, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग किया जाएगा। ये नहीं कि आपके मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ कुछ है और आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ है, और आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिएगा, आप सोचिएगा इससे हो जाएगा, जी बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो आईडी प्रूफ में होगा, जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट, साफ साफ बोला जा रहा है मैट्रिक या उसके समकक्ष मार्कशीट में होगा, उससे जांच किया जाएगा, समझ गए। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले अपना मार्कशीट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मिलान कर लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मद निषेध सिपाही की आयु एज क्या रहने वाली है। तो यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं मेरे दोस्त, तो 18 से 25 साल आपकी आयु चाहिए, समझ गए। 18 से 25 साल आपकी आयु चाहिए। यदि आप पिछड़ा वर्ग हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 18 से 27 साल आपकी एज है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। यदि आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाएं हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 18 से 28 साल तक फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी अभ्यर्थियों और एंड ट्रांसजेंडर के लिए बात करेंगे तो अधिकतम उम्र सीमा 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि 18 साल से 30 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ठीक है, या ट्रांसजेंडर हो, समझ गए। ये तो हो गया आपका जो भी हुआ मद निषेध का आपका एज क्या रहने वाला। अब चलते हैं कक्षपाल में एज की चर्चा कर लेते हैं, आखिरकार कक्षपाल का एज क्या रहने वाला है। तो इसमें भी साफ साफ बोला गया है मैट्रिक और समकक्ष में होनी चाहिए मेरे दोस्त। सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा क्या रहने वाला है। सीधी भर्ती जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तौर पे है, तो यूआर के लिए ध्यान रखिएगा 18 से 23 साल होनी चाहिए। मद निषेध में क्या था, 18 से 25 साल था, मात्र इसमें यूआर के लिए 18 से 23 साल होनी चाहिए। यदि आप पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 25 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आप गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाएं हैं तो आपको 26 साल तक फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी हैं तो अधिकतम आपको 5 साल तक छूट दिया जाएगा, यानी 18 से 28 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए। यानी आप यदि कक्षपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो यदि आप एससी एसटी में है तो 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच में यदि आपका एज है यहाँ तक 28 साल तक है तो आपका एज काउंटिंग कर लिया जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं कक्षपाल गृह रक्षक कोटा अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा क्या है। गृह रक्षक क्या है, जो होम गार्ड कोटा है मेरे दोस्त, जो होम गार्ड में ऑलरेडी है उसके कोटा पे अतिरिक्त सीट दिया गया है, आप लोग जैसा देख लिए ऊपर में। तो उसके लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी एज इसका होगा 5 साल अतिरिक्त छूट होगा। यानी इसका अधिकतम एज क्या है, तो अधिकतम एज इसका 45 साल है, जो भी सभी आरक्षित कोटि के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 साल है। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा इसमें 5 साल की आपको दे दिया जाएगा छूट, समझ गए। अब चलते हैं चलन दस्ता सिपाही पद के लिए क्या होनी चाहिए, वही है मैट्रिक समकक्ष की आयु सीमा अनुसार गणना किया जाएगा आपको। इसमें भी 18 से 25 साल आपको चाहिए, मद्य निषेध की तरह 18 से 25 साल चाहिए। यदि आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में आते हैं तो 2 वर्ष का रिलैक्सेशन, यानी 18 से 27 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं में आप लोग कंटिन्यू लेते हैं तो 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 28 साल तक, 18 से 28 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं एससी और एसटी की बात करें तो आपको 5 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 30 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, विहित अधिनियम उम्र सीमा में सभी आरक्षित कोटि के रक्षकों के लिए 5 साल, यानी कि जो भी होम गार्ड हैं आरक्षित कोटि के लिए 5 साल आपको यहाँ से छूट दिया जाएगा। ठीक है, छठा पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना परिपत्र संख्या इतना दिनांक 2/4/2013 के आलोक में असैनिक पदों पर नियुक्ति है तो भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा 3 वर्ष, प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि से 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ गए? समझ गए? ये डायरेक्ट जो भर्ती करने वाले हैं उसके लिए ये नहीं है, जो ऑलरेडी सैनिक विभाग में है उसके लिए है। ठीक है, और 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ से दिया जाएगा। आरक्षित की बात कर लेते हैं तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं मेरे दोस्त तो राज्य सरकार, जैसे बिहार राज्य सरकार की तरफ से वैकेंसी आया था ना, इसके अनुसार इसके सम स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र बिहार सरकार से होनी चाहिए, तब आप आरक्षण का पात्र हैं। ठीक है, आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए? तो यदि आप लोग आरक्षित कोटि में आते हैं, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा मेरे दोस्त, तो वहां पर आरक्षण का दावा का टिक करना होता है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक टिक कर दीजिएगा कि हाँ हम लोग आरक्षण लेने वाले हैं। ठीक है, वही बात करते हैं जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों का ही देय होगा। जाति के आधार पर यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ बिहार निवासियों के लिए ही होगा, बिहार निवासी ही छूट ले सकते हैं। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो जो आवासीय निवास है जहाँ आप रहने वाले हैं उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए, तो ये आपका बिहार राज्य का ही सिर्फ चलेगा। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना ये उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलते हैं आगे। जो जो मेन मेन इम्पोर्टेंट था वो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। ये कैसे, वो तो आप जानते हैं, 35% महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें दिया गया था मेरे दोस्त। ठीक है, और बाकी बात महिलाओं के लिए वीरता मेरिट के ऊपर भरा जाएगा, ये समझ रहे हैं, 35% महिलाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे हैं, जो भी पोता पोती नाती नातिन को 2% क्षेत्रीय आरक्षण दे होगा ये आरक्षण का। और यदि अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षित अभ्यर्थियों की विविध प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपके लिए जो जो यहाँ बोला गया है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास जिसे डोमिसाइल भी बोलते हैं, वो आपको देना अनिवार्य होगा, तभी आप छूट के पात्र हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पिछड़ा वर्ग बीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी आरक्षित कोटि अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर रहित नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्हें अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार से अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं उनके अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निर्गत 1 वर्ष से पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने का सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के प्रपत्र संख्या इतना में घोषणा पत्र भी संकलित अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है मेरे दोस्त। यदि आप बीसी और ईडब्ल्यूसी में आती हैं तो यदि आपका सालाना इनकम, याद रखिएगा, यदि आपका सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो आप लोग क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, एनसीआर में आते हैं। यदि आपका 8 लाख से सालाना ज़्यादा है तो आप लोग सीएल में आते हैं। तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी हैं पिछड़ा वर्ग में या ईबीसी वाले, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको डालना हो जरूरी होगा, चाहे वो अंचल पदाधिकारी से दें या आप जिला अंचलाधिकारी से, कहीं से भी दें, आपको
मान्य होगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं विवाहित महिला के लिए, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उसका क्या एनसीएल, जी हाँ एनसीएल देना पड़ेगा, इसी बात तो आप छूट उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो एनसीएल जो विवाहित महिला जो देगी एनसीएल, वो उसके पिता के नाम से होगा, ना कि पति के नाम से, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके पिता के नाम से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना पति के नाम से ही कराइएगा एनसीएल जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, आगे की चलते हैं, मेन मेन जो मुद्दा है इसमें लेके हम चलते हैं मेरे दोस्त, जो ऐसे आप लोग के लिए काम नहीं है तो उस सब को लोग लेके नहीं चलते। ठीक है, ये आपका आरक्षित कोड है, जो आपको ऊपर में बताए थे, एसटी के लिए 2 कोड से है, 3 कोड है, 4 कोड है, बीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 कोड है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है आप लोग के लिए, तो आप लोग घबराइए मत। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर और देख लेते हैं सभी वंचित प्रमाण पत्र परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी संशोधित किए जाने की स्थिति से अंतिम निर्धारित तक होना आवश्यक है। आवेदन भरने से अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जैसे आपका ऑनलाइन डेट कब था 5 नवंबर तक था ना, तो इससे पहले आपका निर्गत प्रमाण पत्र होनी चाहिए मेरे दोस्त। यदि इससे पहले आपका निर्गत प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका इसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ गए। चलते हैं 7 नंबर, कुछ मेन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आवेदन में पदों की विकल्प एवं प्राथमिकता क्या है। विज्ञापित पदों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता रहेगी। नंबर 1, सभी अभ्यर्थियां मद निषेध सिपाही या कक्षपाल सीधी भर्ती एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता के साथ आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्राथमिकता जो खोज रहा है, यदि आप लोग उसके अंदर हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कक्षपाल यानी गृह रक्षक कोटा, होमगार्ड कोटा, जो इनके लिए मात्र बिहार के निवासी ही गृह रक्षक यानी बिहार गृह रक्षा वाहिनी में नामांकित या परीक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो होमगार्ड कोटा है तो वो सिर्फ जानते हैं मेरे दोस्त, वही आवेदन कर सकते हैं जो होमगार्ड के लिए हैं। ठीक, कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए तो आपको भी पता रहना चाहिए कि राज्यों के निवासी भूतपूर्व सैनिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। सब अभ्यर्थी सुने, आपके लिए लिखित परीक्षा लिया जाएगा, चाहे आप कोटा में है या अथवा नहीं। ठीक है, सीधी भर्ती के तौर पर मद निषेध हो गया या चलन दस्ता सिपाही के लिए भी प्राथमिकता दे सकते हैं। वैसे स्थिति में उनके अन्य सभी अभ्यर्थियों के समान लिखित परीक्षा में सफल होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। इसके लिए मापदंडों में कोई शिथिलता नहीं रहेगी। ठीक है, यानी आप कहने का मतलब है यदि लिखित परीक्षा पास कर लिए मेरे दोस्त तो आपको पीटी से गुजरना होगा। इसमें आपको जो है मापदंडों में कोई छूट नहीं दिया जाएगा पीटी में। ठीक है, चाहे आप कोई कैटेगरी से हैं, जो पीटी है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। समझ गए। वैसे गृह रक्षक अभ्यर्थी जो कक्षपाल सीधी भर्ती के लिए प्राथमिकता देते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने पर असफल हो जाते हैं तो उनका विचारण मात्र कक्षपाल गृह रक्षक कोटा पदों के लिए विरुद्ध किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ से मतलब जो भी इसमें शारीरिक मापदंड है, यदि उसमें आप असफल हो जाते हैं तो जो आपको गृह रक्षक कोटा के लिए उसके लिए विरुद्ध किया जाएगा, आपके इसको पोस्ट पे नहीं दिया जाएगा। समझ गए। तो ये सब वही भूतपूर्व सैनिक के लिए है, तो उतना ये जरूरी नहीं है। हम फुल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज़ है वो हम लेके चलते हैं, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चयन के लिए परीक्षा से क्या रहने वाला है। मद निषेध सिपाही, कक्षपाल, चलन दस्ता सिपाही रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थियों आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति होने चयनित होने पर मेधा के क्रमानुसार उनके द्वारा दी गई प्राप्त प्रतिशत पर विचार किया जाएगा। चयन निम्नलिखित प्रकार से होगा। ठीक है, अब चयन क्या किस लेवल से कैसे चयन किया जाएगा, तो सबसे पहले चलते हैं। प्रथम चरण जो होगा मेरे दोस्त वो आपका लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समझ गए, जो जिसका जिसका आवेदन सही है वो अपना उसके लिए परीक्षा आयोजित किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय या बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारित हेतु नई नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना वो किया जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब साफ साफ है मेरे दोस्त, यदि आपका एक पाली में हुआ तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यदि एक से अधिक पाली में आपका एग्जाम हुआ यानी एक से अधिक शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन देखने मिल सकता है मेरे दोस्त। ये काफी अच्छा है कि यदि 1 से 2 पाली में, क्योंकि मेरे दोस्त जानते नहीं है कौन शिफ्ट में कैसा प्रश्न आ रहा, हो सकता है पहले शिफ्ट में प्रश्न इजी पूछ दे, सेकंड शिफ्ट में प्रश्न हार्ड पूछ दे, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखित परीक्षा का स्तर
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा के सम स्तर पर होगा, आप लोग समझ गए। यानी कि जो भी बिहार 10वीं कक्षा का सिलेबस है उसके अंडर ही आप लोग को दिया जाएगा, चाहे अंग्रेजी लिखित परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विज्ञान में ये आपका आ गया। इस मामले में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इस सबसे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे और जो इसका पाठ्यक्रम है, जो इसका सिलेबस है, उस पर इस वेबसाइट पे देखा जा सकता है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप लोग जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं। बाकी बात सिलेबस हम आपको, यदि सिलेबस जारी कर दिया गया है इस साइट पे तो हम पिनअप कर देंगे आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, अब बात करते हैं लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी। टोटल 100 नंबर की होगी। 100 नंबर की होगी परीक्षा होंगे, जिसमें उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। OMR सीट आधारित होगी। ठीक है, वो तो आप जानते हैं। उत्तरी परीक्षा 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रही जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका एग्जाम जो होगा वो मार्कशीट तो देता है ना मेरे दोस्त, तो इसमें 2 कॉपी रहेगी, एक कार्बन कॉपी रहेगा, एक आपका ओरिजिनल रहेगा। कार्बन कॉपी वो सुरक्षित जब तक आपका चयन है, चयन होने के 1 साल बाद तक वो आपका सुरक्षित रखाएगा। आप ऐसा ना कीजिए चयन हो गया 1 नंबर के लिए छूट गया तो आप लोग कोर्ट केस जाके कर दीजिए, नहीं मेरा 1 नंबर ज्यादा आ रहा था, इसीलिए ये सुरक्षा के लिए रखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं लिखित परीक्षा 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। याद रखिएगा, यदि आप 100 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्त, तो इसमें आपका 30 नंबर अनिवार्य कंपलसरी है कि 30 नंबर आप उठाइए, ये क्वालिफाई अंक है। यदि 30 नंबर से आपका कम, यदि 2900 नंबर आ गया या 29.9 नंबर भी आ गया तो आपको पीटी के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कक्षपाल ये भूतपूर्व कोटा सैनिक के लिए है, ये आप अपना देख सकते हैं, जो भी हो यहाँ आप अपना पढ़ सकते हैं। काफी लंबा पीडीएफ है मेरे दोस्त, लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आगे प्रक्रिया कर लें। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापन रिक्तियों के आरक्षण कोटि बाद प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन पीटी पे किया जाएगा। यानी कि जितने भी पोस्ट बाय कैटेगरी बाय जितने भी पोस्ट हैं उसका 5 गुना। जैसे मान के चलिए कोई कैटेगरी में 100 वैकेंसी है, तो इसको पीटी के लिए जो चयन किया जाएगा वो 500 किया जाएगा, यानी 5 गुना किया जाएगा। समझ गए, यहाँ से 5 गुना किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अनु अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समय कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों के चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। वो तो आप लोग जानते हैं, पास कीजिएगा तो आगे के लिए जा सकता है। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची आधार नहीं होगी, यानी कि लिखित जो आपका एग्जाम जो है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है एग्जाम आप दे दिए तो इसी से आपका मेरिट हो जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। यानी लिखित परीक्षा जो होगा मेरे दोस्त सिर्फ आपका पीटी के लिए क्वालिफाई होगा। यदि आप लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होगे तो आप पीटी में जा सकते हैं, बस इसका काम यही होगा। समझ गए। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो आप समझ गए 100 अंक का होगा, जो जो भी आपका मेन पॉइंट था वो लोग आप समझ ध्यान दे दिए होंगे। ठीक है, द्वितीय चरण क्या होने वाला है, इसका पीटी होने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है। इसमें से शारीरिक दक्षता यदि आप लिखित परीक्षा में पास हो गए तो आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कक्षपाल, गृह रक्षक कोटा, यदि होमगार्ड कोटा या भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होना, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। यानी यदि आप होमगार्ड, पूर्व होमगार्ड हैं, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो आपके लिए ये पीटी जरूरी नहीं है, और उसके अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं वो पीटी क्वालिफाई करना आवश्यक होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा, कोई छूट आपको नहीं दिया जाएगा शारीरिक दक्षता में। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में समय गर्भवती न होने पर घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यदि आप गर्भवती हैं तो आपके लिए इस अभी भाग लेने अनुमति नहीं है। वो हो सकता है आपको अलग डेट जारी करके स्पेशल डेट में आपको बुला ले पीटी के लिए। ठीक है, तो जो भी आप शारीरिक दक्षता के लिए समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि आप गर्भवती न है तो वो घोषणा पत्र आपको फॉर्म फिलअप में करना होगा संभवतः। ठीक है, मदनिषेध सिपाही कक्षपाल सीधी भर्ती चलन दस्ता सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगासूरी शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थियों द्वारा कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इन तीनों स्पर्धाओं के अभ्यर्थियों के अलग अलग सफल होना आवश्यक है। यानी क्या बोला जा रहा है, यानी आपका जो भी मेगा सूची जारी होगा मेरे दोस्त, वो लिखित परीक्षा पे जो आपका अंक लाए उस पे नहीं होगा। आपका जो पीटी शारीरिक जो होने वाला है, आपका पीटी में भी नंबर 100 नंबर का संभवतः दिया जाएगा मेरे दोस्त।
100 नंबर का पीटी दिया जाएगा, यानी कि इसमें जो भी दौड़ होगा, इसमें जो नंबर पास किए, ऊंची में जो नंबर आप हासिल किए, फिर गोला फेंक में, कूद में जो नंबर दिए, इसी द्वारा आपका मेरिट लिस्ट आउट किया जाएगा, कितना नंबर आपका हाईएस्ट जारी किए। समझ गए? यानी लिखित परीक्षा का सिर्फ एक काम था कि पीटी में ट्रांसफर करना था। बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों का होगा, जैसे कि आप लोग को अभी बताए हम, टोटल 100 अंकों का होगा। ऊंचाई, सीना, वजन, ये सब तो आप लोग जानते हैं, जो बिहार पुलिस में कैटेगरी है वही सेम टू सेम इसमें भी है। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर पे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्पर्धा होगी, कितने नंबर का होगा? यदि आप दौड़ है मेरे दोस्त, तो दौड़ में अधिकतम 50 नंबर अंक होंगे आपके। ठीक है, आपके दौड़ जो होंगे, दौड़ यदि आप सही निर्धारित समय पे कर लेते हैं तो उसमें आपको 50 अंक दिया जाएगा। ठीक है, दौड़ कितना रहने वाला है? 1 मील रहने वाला है। हम लोग जानते हैं 1 माइल जो होता है वो 1.6 किलोमीटर होता है। समझ गए? अधिकतम अवधि क्या देगी? 6 मिनट देगी। अधिकतम अवधि 6 मिनट, याद रखिएगा। यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है आपको, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि आप 5 मिनट से कम समय में दौड़ लेते हैं मेरे दोस्त, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि आप 5 मिनट से कम समय में दौड़ते हैं तो आपको इसमें 50 में 50 नंबर दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? यदि आप 5 मिनट से कम समय में दौड़ रहे हैं तो 50 में 50 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक में दौड़ लेते हैं तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 40 नंबर दिया। यदि 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक आप दौड़े तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। यदि 5 सेकंड 40 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड से यदि 6 मिनट तक दौड़े तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। कहने का मतलब है टोटल 1.6 किलोमीटर दौड़ है मेरे दोस्त, यदि आप इसमें 6 मिनट में दौड़ लेते हैं संभवतः तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप 6 मिनट से कम समय लेते हैं, यदि आप 5:20 से 5:40 लेते हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सभी कोटि महिलाओं के लिए इसका दौड़ क्या है? इसका मात्र 1 किलोमीटर दौड़ है, यानी आप बोल सकते हैं 1000 मीटर दौड़ है। आपका समय 5 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है खास करके। तो यदि 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 नंबर दिया जाएगा। यदि 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। यदि 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा। वहीं आप 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक करते हैं तो 20 नंबर आपका दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिलाओं अभ्यर्थियों असफल घोषित कर दिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये की पॉइंट नोट ये कर लीजिएगा। यानी कि यदि 5 मिनट से ज़्यादा आपको समय लगा, यदि 5 मिनट से ज़्यादा समय लगा तो आपकी जो भी होगा रद्द कर दिया जाएगा। आप आगे के लिए जो मेडिकल है ये सब के लिए आपको रद्द कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? चलते हैं आगे। अब गोला फेंक में देख लेते हैं। गोला, ये तो आपका दौड़ का हो गया ना मेरे दोस्त, ये आपका दौड़ का हो गया ना। अब चल लेते हैं गोला फेंक में कितना हाईएस्ट नंबर रहने वाला है। तो गोला फेंक में टोटल 25 नंबर का है आपका गोला फेंक। सभी कोटि के लिए 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना आवश्यक है। समझ गए? यानी 16 पौंड होगा और 16 फीट आपको फेंकना होगा। यदि आप 16 फीट से 17 फीट तक गोला फेंक देते हैं तो आपको 9 नंबर तक दिया जाएगा। समझ गए? यदि 16 फीट से 17 फीट, न्यूनतम 16 फीट है, याद रखिएगा। 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर दिया जाएगा 25 में से। टोटल 25 अंक है। ठीक है, यदि 17 फीट से यदि 18 फीट तक फेंकते हैं, 17 से 18 के बीच में रहता है आपको, तो 13 अंक दिया जाएगा। यदि 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 नंबर दिया जाएगा 25 में। यदि 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 नंबर दिया जाएगा। वहीं 20 फीट से ज़्यादा यदि आप फेंक लेते हैं तो फुल नंबर 25 मार्क आप उठा सकते हैं। ठीक है, साफ साफ बोला जा रहा है कि 16 फीट से कम फेंकने वाले को, जो भी अभ्यर्थी 16 फीट से कम फेंक रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, जो भी 16 फीट से कम फेंकना है वो असफल घोषित कर दिया जाएगा। समझ गए? उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलते हैं आगे। सभी कोटि महिलाओं के लिए, अब महिलाओं के लिए ये तो आपका मेल का बात था, जो भी था 16 पौंड। ये महिलाओं के लिए सिर्फ मात्र 12 पौंड का गोला है आपका और 12 फीट फेंकना आवश्यक है। समझ गए? वहीं आप 12 से 13 फीट फेंकते हैं महिलाएं तो 9 नंबर दिया जाएगा। वहीं 13 फीट से 14 फीट महिलाएं फेंकती है तो 13 नंबर दिया जाएगा। वहीं आप 14 फीट से 15 फीट महिलाएं फेंकती है तो आपको 17 नंबर दिया जाएगा। वहीं 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 नंबर दिया जाएगा। वहीं 16 फीट से यदि आप ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 नंबर फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं याद रखिएगा फीमेल के लिए 12 से कम आपका नहीं होनी चाहिए और मेल याद रखिएगा 16 फीट से कम आप नहीं फेंकनी चाहिए, नहीं तो आपके असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, हम बात कर लिए किसका किसका मेरे दोस्त, तो हम बात कर लिए आपका दौड़ का, गोला फेंक का। अब बात कर लेते हैं ऊंची कूद का। आखिरकार ऊंची कूद में क्या, ऊंची कूद में भी 25 नंबर टोटल दिया जाएगा आपको, टोटल 25 नंबर का रहेगा। इसमें न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना है। समझे पुरुषों के लिए, ये मेल के लिए है। आपको न्यूनतम 4 फीट तक कूदना ही है। यदि आप 4 फीट तक कूद गए तो आपको 13 नंबर दिया जाएगा। यदि आप 4 फीट 4 इंच तक गए तो 17 नंबर दिया जाएगा। यदि 4 फीट 8 इंच तक गए तो 21 नंबर दिया जाएगा।
यदि आप 5 फीट तक कूद लिए तो टेंशन ही नहीं है, आपको फुल नंबर दिया जाएगा, समझ गए। 4 फीट से न कूद सकने वाले अभ्यर्थियों असफल घोषित किया, यानी जो भी 4 फुट से कम कूदे तो उसको असफल घोषित निकाल दिया जाएगा, समझ गए। महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं हम, टोटल ऊंची कूद के लिए, ठीक है। तो 3 फीट मिनिमम में 3 फीट आपको कूदना कंपलसरी है, 3 फीट आपको कूदना है। यदि आप 3 फीट कूदे तो 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच कूदे तो 17 नंबर, और वहीं 3 फुट 8 इंच किए तो 21 नंबर, वहीं 4 फुट कूदे तो 25 नंबर आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, समझ गए। ये महिलाओं के लिए था। और 3 फीट से नीचे महिलाएं याद रखिएगा, 3 फुट से आप नीचे नहीं कूदिएगा, और मेल याद रखिएगा 4 फुट से आपके नीचे नहीं होनी चाहिए, समझ गए। चलते हैं चौथा नंबर की ओर। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दूरी पूरी करने वाले गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धा न्यूनतम मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा, मात्र गोला फेंक ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, समझ गए। क्या बोला जा रहा है कि पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट, दौड़ पूरी करने में पूरी कर ले यदि 5-6 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा समय लगता है, या गोला फेंक या ऊंची कूद न्यूनतम, यदि जो भी इसका न्यूनतम था ना गोला फेंक, जैसे कि मान के चलिए ये आपका था 3 फुट, ऊंची कूद से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम हो गया तो क्या होगा, तो आपको पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा, समझ गए। एक में भी आप फेल हुए तो पूरी तरह आप सब चीज में असफल घोषित हो जाइएगा मेरे दोस्त। साफ साफ यहाँ बोला जा रहा है असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, समझ गए यहाँ से। तो आपको ये याद रखना है कि अलग अलग जितने भी है, गोला फेंक है, दौड़ है, हाई लंप, लॉन्ग जंप, ये सब में अलग अलग में आपको क्वालिफाई होना आवश्यक होगा। कोई एक चीज में यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, जैसे मान के चलिए दौड़ आप कंप्लीट कर लिए, गोला आप कंप्लीट कर लिए, अब ऊंची कूद में 3 फीट महिलाएं नहीं कूद सकी, तो पूरा उसका खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा और उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा, ठीक है। गोला फेंक ऊंची कूद अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, याद रखिएगा। आपका गोला फेंक यदि गोला फेंकवाता है और ऊंची कूद यानी हाई जंप यदि लेता है, मात्र 3 मौका, यदि 3 मौका में नहीं कर सके तो आपके लिए थोड़ा परेशानी हो सकता है। तृतीय चरण आपका डीवी होगा मेरे दोस्त। तो डीवी में आपको ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो जो मेन मुद्दा था हम लोग बता दिए यहाँ। डीवी की बात करें तो डीवी अभी इसमें से मतलब डीवी बहुत दूर है, अभी पहले आपको एग्जाम देना होगा, फिर डीवी में जो भी इसका होगा वो आप यहाँ से फुल नोटिफिकेशन के तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज, आप यहाँ दस्तावेज सत्यापन, यानी ये भी डीवी के लिए है। ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए 2 पहिए का। हाँ जानते हैं कि यदि आप भरना चाहते हैं चलन सिपाही में, यानी बाइक वाले सिपाही में, तो यदि आपको ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए। इंटरमीडिएट ये तो आपको पता है, ये सब होनी चाहिए। SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी, ये तो ऊपर में ही आपको बता दें। EBC के लिए वो आपका NCL, अस्थायी प्रमाण पत्र, ये सब होनी चाहिए। 1 वर्ष के पूर्व आपका नहीं होनी चाहिए प्रमाण पत्र, यह बात याद रखिएगा। 1 साल से पुराना आपका नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र सेनानी के लिए आप लोग यहाँ अस्थायी निवास पत्र ये सब देख सकते हैं। EWS महिलाओं के लिए आप लोग देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर जो भी महिलाएं हैं, जो मेल और फीमेल के बीच में आते हैं, उसके लिए आप अपना यहाँ से देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो क्या क्या आपके लिए चाहिए ये भी आप देख सकते हैं। मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा मेरे दोस्त, कक्षपाल ये हुआ नियुक्ति की मेधा सूची आधार लिखित परीक्षा होगी। यानी ये कक्षपाल जो भूतपूर्व सैनिक कोटा है, या होमगार्ड, जो होमगार्ड के लिए कोटा जो इसमें स्पेशल फिक्स किए गए हैं, उसके लिए सिर्फ लिखित परीक्षा पे आपका चयन किया जाएगा, इसमें आपका पीटी नहीं देना होगा, समझ गए। सीधी भर्ता के लिए लिखित परीक्षा की सूची आधार नहीं होगा, और जो सीधी भर्ती है, जो नॉर्मल स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसमें मेधा सूची आधार लिखित परीक्षा नहीं होगा, बट शारीरिक दक्षता सत्यापन दस्तावेज के लिए क्वालिफाइंग होगा, समझ गए। वही मद्य निषेध, कक्षपाल, सीधी भर्ती, चलन दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों के मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो साफ साफ बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि इसमें आपका लिखित परीक्षा का अंक नहीं जुटेगा। आपका जो भी 3 स्पर्धाओं जैसे दौड़ हुआ, ऊंची कूद हुआ, गोला फेंक हुआ, इसके द्वारा आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, समझ गए। तो याद रखिएगा, तो आपका लिखित परीक्षा जो है सिर्फ क्वालिफाई होगा इसके लिए, नॉर्मल के लिए। बाकी बात जो आपका ऑलरेडी कोटा वाले हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं या होमगार्ड के पूर्व कोटा जो उसको दिया गया था आरक्षण, उसमें सिर्फ लिखित परीक्षा होगा। बाकी बात जो भी नॉर्मल बच्चे हैं उसके लिए आपको पीटी में पास करना अनिवार्य होगा, जैसे कि आपको बताया, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि गुरुजी अब मान के चलिए कोई भी अंक, जैसे 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त दशा में क्या होगा।
मेगा सूची में तो हो सकता है उलट पे, तो उसके स्थान का आवरण उनके जन्म तिथि के आधार पर, यदि उसका नंबर या उसका पीटी, जो भी दो स्टूडेंट पीटी देने गया था मद निषेध में या आपका कक्षपाल में जो भी पीटी देने गया था मेरे दोस्त, जैसे मान के चलिए इसका सबका अंक, दो का अंक बराबर आ रहा है, वहाँ एक ही सीट है, तो इस समय क्या कीजिएगा आप, तो उस समय उसके जन्मदिन देखेगा किसका डेट ऑफ बर्थ पुराना, उसके आधार पर यदि डेट ऑफ बर्थ भी हो रहा है तो समान अंक प्राप्त करने, समान जन्म तिथि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दशा में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। आपका शैक्षिक योग्यता क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थियों के स्थान पर मेगा सूची उच्चतर रखा जाएगा। मतलब साफ साफ बोला जा रहा है कि जिसका नंबर भी सेम है, पीटी में भी नंबर सेम है, तो उसके जन्मदिन पर रखा जाएगा, जन्मदिन नहीं मिल रहा है तो उसके जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके आधार पर रखा जाएगा। ठीक है, समझ गए। मेगा सूची क्या उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारधारण के बाद भी समांतर दशा में निम्नलिखित के लिए समय मेगा सूची बोर्ड प्रमाण पत्र के नाम से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसूचित किया जाएगा। हाँ, ये तो साफ है, यदि आपका मान के चलिए उधर सब दशा में समान हुआ, जैसे मान के चलिए इसमें आपका अंक भी समान हो गया, पीटी में भी अंक समान हो गया, डीओबी भी समान हो गया, आपका क्वालिफिकेशन भी समान हो गया, तब आप क्या कीजिएगा, बाहर तो नहीं कीजिएगा ना, तब क्या कीजिएगा, तो जो भी इसका अल्फाबेट, जैसे मान के चलिए किसी का नाम अजय है, किसी का नाम दिनेश है, तो अल्फाबेट में ए ऊपर है ये, तो इसको मान्यता दिया जाएगा। यदि ये सब समान होने पर, यदि ये सब समान नहीं है तो जो भी है इसका कैटेगरी बाद में आएगा। ठीक है, यदि ये सब समान है चारों में तो इसके द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम तो सेम नहीं हो सकते हैं ना। अब चलते हैं नियुक्ति प्राधिकरण, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली ये सब है चरित्र प्रमाण पत्र, ये क्या बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तो डीवी समय लगता है। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। बिहार सरकार द्वारा आवेदन शुल्क जो इसमें लेने वाला है सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपया लेने वाला है, तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया देना होगा। ठीक है, और यदि आप बैंक से यदि अप्लाई करते हैं, बैंक से भुगतान करना चाहते हैं, तो जो इसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, कट ऑफ डेट, इस विज्ञापन पर अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ तिथियां नियुक्त की जाएगी। उम्र सीमा के लिए मद निषेध सिपाही। अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा के लिए न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 1/8/2025 तक आपकी पूरी होनी चाहिए उम्र सीमा, समझ गए। वही बात करते हैं कक्षपात के लिए 1/8/2025 से न्यूनतम सीमा होनी चाहिए। वहीं चल दस्ता सिपाही के लिए 1/8/2025 सेम इसका डेट है मेरे दोस्त। तो वहां से हम ऊपर में ये सब पूरा डिटेल्स में जो है जो आप लोग को बता दिए। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है यदि आप लोग जानते हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। 6/10/2025 ऑनलाइन जारी है और 5 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, तो काफी लंबा डेट है मेरे दोस्त। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पे आप फॉर्म अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना लें, हम डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई का लिंक भी दे देंगे, इस साइट का लिंक भी दे देंगे, और हम फुल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे। वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में जाके सबसे पहले आप ज्वाइन हो जाइएगा, फिर जाके आप जो भी इसका फुल नोटिफिकेशन हुआ पढ़ के ही फॉर्म फिलअप आप लोग कीजिएगा। ठीक है, समझ गए। तीसरा नंबर, हमेशा बात यह रहेगा यदि आप में कोई झूठी गलत पाई जाएगी तो आपको रद्द करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसे एग्जामों में आप बैठने के योग्य नहीं रह जाइएगा। ठीक है, तो आप अपना सावधानी से कीजिएगा मेरे दोस्त। ये सब इसका फॉर्मेलिटी है, जो भी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कहाँ से करें, क्या ना करें, फोटो कॉपी, ये वो जो भी हो, मेन जो था आपके लिए महत्वपूर्ण हिस्सा वो हमने बता दिए मेरे दोस्त। ठीक है, निश्चितीकरण अभ्यर्थियों रद्दीकरण, अपने ये सब देख सकते हैं। आवेदन गलत सूचना दिया जाना, देखिए आवेदन कैसे आपको रद्द किया जाएगा। अभ्यर्थियों रद्दीकरण या निश्चितीकरण, अभ्यर्थियों की अपेक्षा की जाती है उन्होंने विज्ञापन में अंकित सभी निर्देशों, अर्हताओं, शर्तों ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है। किन स्थितियों में अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द हो सकता है, पूर्व माफ हो सकता है, रद्द की जा सकती है, आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर, आवेदन पत्र प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना परंतु द्वितीय भाग का भरना सबमिट ना करना। ये देखिए आवेदन पत्र में पहला भाग पंजीकरण यदि भर दिए, दूसरा भाग नहीं भरे तो ये गलत हो गया आपका, ये आप रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन द्वारा फोटो हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य फोटो अथवा अन्य हस्ताक्षर अपलोड किया जाना। तो जो आप जो फॉर्म भरेंगे वो अपना ही सब चीज इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पे चलते आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना, भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना। ठीक है, भुगतान करना होगा, ये नहीं कि आप भुगतान खटाए और फिर पैसा रिटर्न हो गया आपके अकाउंट पे, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, गलत सूचना दे रहे हैं आप तो गलत है। यदि आप ओबीसी से भर दे रहे हैं कि हम एसटी से, गलत है ना, तो ये गलत तो गलत है। गलत आरक्षण कोटि से भरा जाना अथवा गैर आरक्षित कोटि से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी आरक्षित कोटि का दावा किया जाना, ये भी आपके लिए गलत है। आवेदन में दी गई सूचनाओं को दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, ये भी ध्यान रखिएगा। आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना, आवेदन में गलत लिंग अंकित करना, यदि आप मेल है भर दिए फीमेल, आप फीमेल है भर दिए बीच में, गलत है ना।
ये नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी, उनके पात्रता पूर्ण ना करना, जैसे विशिष्ट तिथियों, निर्धारित उम्र सीमा, ये सब आप देख सकते हैं फॉर्मेलिटी नॉर्मल, ये सब आप भी समझ सकते हैं मेरे दोस्त। जो उसके अनुकूल नहीं, जो फुल्ली नोटिफिकेशन दिया गया था, आप यदि उसके अनुकूल हैं तो आप ठीक है, यदि अनुकूल नहीं है तो फिर आपका गड़बड़ है, समझ गए। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया था मेरे दोस्त 26/9/2025 को, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार की तरफ से, ठीक है। तो ये आपने देख लिया फुल नोटिफिकेशन। हम ए टू जेड इस विषय पे चर्चा कर लिए हैं मेरे दोस्त कि आखिर इसका क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है, टोटल सीट क्या है मेरे दोस्त। ए टू जेड विषय पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो आपका जो भी प्रश्न होगा मेरे दोस्त, संभवतः वो प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ गए आप लोग। जो भी प्रश्न होगा आप लोग को क्लियर होगा, और यदि इसमें कोई भी त्रुटि आपको होता है मेरे दोस्त, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा आप लोग के सामने। तो ये था आपका चयन पार्षद जो भी था, केंद्रीय चयन परीक्षा, 3 पोस्ट पे मध्य निषेध, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही के तौर पे। आपका इसमें ऑनलाइन डेट तो आपको पता है 6 अक्टूबर से आप लोग का भरा जाना है। तो अभी डेट अभी काफी लंबा है, तो आप लोग फुल नोटिफिकेशन पढ़ के क्या क्या इसमें सर्टिफिकेट खोज रहा है, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें, ठीक है। सर्टिफिकेट बनवा के आपका जो भी सर्टिफिकेट, जो भी आप कैटेगरी में, जैसे SC ST में आते हैं तो आपके लिए जो भी इसमें बोला गया है, निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र, ये सब आप फुल्ली अभी डॉक्यूमेंट्स बनवा के, समय आपके लिए है, ठीक है, समय आपके लिए है। तो आप लोग जो भी हो फुल्ली नोटिफिकेशन के लिए आप लोग फॉर्म फुल्ली नोटिफिकेशन पढ़ के आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है अभी बनवाने के लिए दे दें कि 6 तक आते आते आप अपना फॉर्म फिलअप कर दें, समझ गए आप लोग, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत आता है मेरे दोस्त, 4128 सीटें हैं, काफी अच्छा सा सीटें यहाँ पे 4128 हैं। सीटें उतना तो ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन अलग अलग विभाग से आ रहा है। बिहार सिपाही भर्ती से कांस्टेबल के तौर पे भी वैकेंसी आया था, बिहार की तरफ से बिहार SSC में भी आया था वैकेंसी। तो सब पोस्ट की बात करें तो एक अच्छा सा डाटा प्राप्त होता है आपके सामने में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग फॉर्म भरिए, यदि आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, जॉब एक नंबर है मेरे दोस्त, तो आप लोग इसको मौका जाने नहीं दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप लोग को वैकेंसी बता दिए हम, क्या रहने वाला है, एज बता दिए, क्वालिफिकेशन बता दिए, नंबर बता दिए। बट हाँ, आपका सिलेबस छूट गया, लेकिन सिलेबस जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है मेरे दोस्त, तो उसका एक प्रॉपर वीडियो हम सिलेबस के तौर पे क्या पूछने जाने वाला है इसमें, वो हो जाएगा। और उसके चर्चा भी, उसका एग्जाम्स का चर्चा भी करेंगे, तैयारी कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मुक्त हो जाइए। नोटिफिकेशन फुल डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे देंगे, वहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जो जो न्यू बच्चा है, इसमें दिक्कत हो रहा है कि आखिरकार क्या पोस्ट है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसके पास वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और सब्सक्राइब बेल आइकन बटन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे होगा ये कि जो भी इसका सिलेबस, जैसे नोटिफिकेशन आया, सिलेबस जो ही इसका जारी करेगा बिहार बोर्ड, बिहार की तरफ से, वो तुरंत वीडियो में लेके चले आऊंगा। जिससे ये होगा कि यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, यानी आपको आसानी मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं आपका जो भी प्रश्न था A to Z आपका हो गया होगा। यदि कोई भी और भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका जवाब दूंगा, ठीक है, या जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन, मिलते हैं कोई और नोटिफिकेशन में, अभी के लिए जय हिंद।